गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे कहते हैं पुराण। प्रीवियस क्लास में हम वेद और उपनिषदों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। वेद बेसिकली संस्कृत भाषा में थे, जिनके 3 भाग होते थे। संहिता, जिसे हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, ब्राह्मण और आरण्यक, और इनकी संख्या 4 थी: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये बेसिकली मैंने इसलिए बताया क्योंकि आज के टॉपिक में इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। बेसिकली हमारे ये वेद इसलिए लाए गए क्योंकि ये हमारे ईश्वर द्वारा हमें किस तरह एक व्यवस्थित लाइफ जीना है, कैसे एक ऑर्गेनाइज लाइफ को जीना है, उसके लिए आवश्यक नियमों को ईश्वर द्वारा हमारे ऋषियों को बताया गया, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने संभाल के रखा और वैदिक काल में उसका कंपाइलेशन वेदों के रूप में किया। देन चूंकि इनकी भाषा संस्कृत में थी, इसे ऋषि वर्ग, ज्ञानी वर्ग तो अच्छे से समझते थे, बट एक ऊंचे वर्ग में तो इसकी समझ, इसकी जानकारी सबको थी, बट निचले तबके तक ये ज्ञान पहुंच नहीं पा रहा था। तो चूंकि एक ऑर्गेनाइज लाइफ को जीने के लिए हमें गणित भी आना जरूरी है, साइंस भी आना जरूरी है, हमें खगोलीय विज्ञान भी आना जरूरी है ना। अब बेसिकली डेली रूटीन की जो भी कैलकुलेशन होती है उसके लिए तो मैथ जरूरी है ही। और कोई भी समाज कैसे बनता है? जब एक एक आदमी मिलकर, एक समूह मिलकर एक समाज बनाते हैं, तो क्या इस तरह समाज बन जाता है? उनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए कुछ मूल तत्वों की जरूरत होती है। उन्हें रीति रिवाजों के माध्यम से हम एक दूसरे से बांधते हैं। जब रीति रिवाजों के माध्यम से, रिश्ते के दारी के माध्यम से जब लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, तभी तो उनमें इमोशंस आते हैं, तभी तो वो जुड़ते हैं एक दूसरे से। जब समाज जुड़ते हैं तभी तो नगर बसते हैं। एक परिवार कैसे एक दूसरे जुड़ा होता है? एक भाई बहन, माता पिता, ये सारे संबंध कैसे बनते हैं? ये संबंध की नींव क्या है? ये संबंध हमें कहाँ से मिले हैं? ये संबंध हमें बेसिकली धर्म सिखाता है, और धर्म की नॉलेज हमें वेद प्रदान करते हैं। तो इसकी समझ समाज के हर हिस्से को होना बहुत जरूरी था। इसलिए इसको सरल और सहज रूप देने के लिए हमारे पुराणों की रचना की गई। तो आज हम इसी पर अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे और समझेंगे पुराण किसे कहते हैं। पुराण की संख्या में 18 होते हैं, जिनकी रचना ऋषि वेद व्यास द्वारा की गई। इसके मुख्यतः 5 भाग होते हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। ये बताने का भी एक रीज़न है, वो लास्ट में आपको बताऊंगी कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ठीक है। और अब बात करते हैं इसको कैसे परिभाषित करना है। तो जो वेद होते हैं वो जीवन को व्यवस्थित ढंग से जीने के लिए जरूरी नियमों को सरल और सहज भाषा में एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसे धार्मिक ग्रंथों को हम पुराण के नाम से जानते हैं, और इनकी कुल संख्या 18 है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। हमारे प्रमुख पुराण हैं विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, वारा पुराण, अग्नि पुराण, वामन पुराण, महाभागवत पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, लिंग पुराण, वायु पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और पद्म पुराण। इसमें से महाभागवत पुराण सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यह सभी पुराणों में सबसे बड़ा है और सबसे पुराना
पुराण हमारा मत्स्य पुराण है। और अब हम समझेंगे कि ये 18 पुराण का हमारे इतिहास निर्माण में क्या इम्पोर्टेंट रोल है, उसे हम अब समझेंगे। और अब हम उन पुराणों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका हमारे इतिहास निर्माण में विशेष योगदान रहा है। अभी हमने पुराणों के 5 भागों की चर्चा की थी, जिसका तीसरा भाग वंश था। इसमें तत्कालीन समाज में किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, कितने मत थे, और साथ ही साथ वैष्णव मत चल रहा था या शैव मत चला था, इसकी जानकारी मिलती है। किस देवता को ज़्यादा पूजा जाता था, किसकी ज़्यादा विशेष स्थान था, इसका पता चलता है। और उस समाज में उस समय काल में कौन से ऋषि थे, उन्होंने किन किन ग्रंथों की रचना की, और उन ग्रंथों के माध्यम से यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी। और अब बात करते हैं 5वें भाग की, जिसे वंशानुचरित कहते हैं। इसमें विभिन्न राजवंशों की जानकारी मिलती है। यह इतिहास निर्माण में अहम रोल इसलिए भी देता है क्योंकि राजवंशों की जानकारी का मतलब है कि उस समय की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक स्थिति का पता चलना, जो तत्कालीन इतिहासकारों द्वारा लिखे गए ग्रंथों से पता चल जाती है। और कुछ जो हमारे राजकीय होते हैं, कुछ गैर राजकीय होते हैं। तो इस तरह से जो राजकीय होते हैं वो तो राजा के प्रभाव में होते हैं। जो राजा के प्रभाव में आके नहीं लिखे जाते, उन ग्रंथों के माध्यम से हमें निचले तबके के समाज की स्थिति का, आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है कि उस समय का समाज कैसा था, वो प्रोग्रेसिव था या नैरो माइंडेड था। तो इसके बारे में भी पता चल जाता है। और अब बात करते हैं विष्णु पुराण की। विष्णु पुराण इतिहास निर्माण में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मौर्य ग्रेट डायनेस्टी, मौर्यों के बारे में जानकारी देती है। साथ ही ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये इसमें भारत के बारे में बताया गया, भारत की परिभाषा सबसे पहले यही मिलती है। भारत शब्द का प्रथम प्रयोग भी इसी में किया गया है, और साथ ही साथ भारत के क्षेत्रफल के बारे में यह प्रकाश डालता है। इस कारण यह इतिहास निर्माण में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं शिव पुराण की। इसमें महान डायनेस्टी में से एक गुप्त वंश और शुंग वंश की जानकारी मिलती है, और तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक स्थिति, और उस समय की किन किन देशों से युद्ध हुए, इन सब की जानकारी भी मिल जाती है। और अब बात करते हैं भागवत पुराण की। भागवत पुराण इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें राधा का नाम मिलता है, इस कारण यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि राधा थी तभी तो उसका नाम है। और अब बात करते हैं मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें दुर्गा सप्तशती का उल्लेख है। अब दुर्गा सप्तशती के बारे में तो सभी जानते हैं, नवरात्र चल रहा है। इसमें 13 अध्याय होते हैं और इसमें माँ भगवती के महिमा का वर्णन है। और इसमें ही तो मधुकैटभ की कथा, भस्मासुर, महिषासुर की और सौम्य समय की कथाएं इसमें है। इस समय वैसे तो सभी जिन्होंने नवरात्र का व्रत रखा होगा वो पढ़े ही होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, बस जानकारी होनी चाहिए दुर्गा सप्तशती के बारे में। तो हमारे मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं मत्स्य पुराण की। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। यह इतिहास निर्माण में इसलिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसमें दक्षिण के महान शासक, महान वंशों में से एक सातवाहन राजवंश का उल्लेख है। इसी में शिशुनाग वंश का भी उल्लेख किया गया। तो दक्षिण भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे वो व्यापारिक हो, और
उनके समाज की स्थिति और साथ ही वो कितने क्षेत्र तक विस्तृत था, उस शासक का प्रभाव क्या था, इन सब की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिल जाती है। और साथ ही इसके नेगेटिव पॉइंट्स ये भी हैं, इसमें और मत्स्य पुराण में एक खास बात और भी है, इसमें स्त्री को छड़ से पीटने का उल्लेख भी मिलता है। और इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे। कल फिर से एक नई क्लास के साथ मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे।